12 के प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों। राष्ट्रीय आय की गणना विधियाँ आप लोगों ने पढ़ा होगा। पहले मैंने आप लोग को इसके पेजेस भेज दिए थे पढ़ने के लिए। तो मुख्य रूप से बच्चों राष्ट्रीय आय की गणना विधियाँ 3 होती हैं: उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि, और एक होती है मिश्रित विधि, जिसमें किन्हीं 2 विधियों को मिश्रित रूप से राष्ट्रीय आय की गणना के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो ऐसी विधि को हम कौन सी विधि कहते हैं? मिश्रित गणना विधि। तो जो उत्पादन विधि है बच्चों, इसमें हम देश में एक वर्ष में जितनी भी वस्तुओं का उत्पादन होता है उनके मूल्यों के योग को जब हम योग करते हैं तो हमें उत्पादन करते हैं, तो इस विधि को हम उत्पादन विधि कहते हैं कि जितनी भी वस्तुओं का हर क्षेत्र में वस्तुओं का उत्पादन हुआ है उनका बाजार मूल्य क्या है, उसके योग को ही हम क्या कहते हैं? उत्पादन विधि। उत्पादन विधि में बच्चों केवल शुद्ध उत्पादन के मूल्य को ही शामिल किया जाता है। इसमें से घिसावट व्यय को घटा दिया जाता है। बच्चों घिसावट व्यय उसे कहते हैं जो किसी वस्तु के उत्पादन में करते समय में उस के रख रखाव के लिए जो खर्च आते हैं, मशीनों की टूट फूट पे जो खर्च आते हैं, तो इन सारी चीज़ों के खर्च को उसमें से वस्तुओं के मूल्य में से क्या किया जाता है? घटाने के बाद जो आय प्राप्त होती है उसे हम शुद्ध आय कहते हैं, और उसे ही उत्पादन विधि में जो है गणना के लिए शामिल किया जाता है। बच्चों इसकी अवधारणा क्या है? देखिए, अवधारणा ये है कि एक वर्ष में कितनी वस्तुओं का उत्पादन हुआ है और उनका मूल्य क्या है, इसी की गणना उत्पादन विधि में की जाती है। तो इसका जो उत्पादन विधि में जो मूल्य शामिल होता है उसमें उत्पाद का मूल्य, बिक्री, यदि वर्ष भर का समस्त उत्पाद वर्ष के दौरान बिक जाता है, यदि उत्पादन का कुछ भाग बिना बिका रह जाता है तब इसे फर्म में माल सूची स्टॉक में जोड़ दिया जाता है। जो जितनी वस्तु की बिक्री होती है बच्चों उसी को इसमें शामिल किया जाता है, और जो माल उस वर्ष नहीं बिक पाता है उसे माल सूची स्टॉक में जोड़ दिया जाता है। ऐसी स्थिति में उत्पादन के मूल्य को वर्ष के दौरान स्टॉक में परिवर्तन के कुल जोड़ के रूप में मापा जाता है। स्टॉक में परिवर्तन हम उसे कहते हैं जो एक लेखा वर्ष में अंतिम स्टॉक तथा प्रारंभिक स्टॉक के अंतर को स्टॉक में परिवर्तन कहा जाता है। स्टॉक में परिवर्तन बराबर अंतिम स्टॉक और प्रारंभिक स्टॉक की जो हमारे वर्तमान में जो स्टॉक था और वर्ष के अंत में, यानी कि जो वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 31 मार्च के समय में हमारे पास कितना स्टॉक जो है कितना बिक गया और कितना बचा है, इसी के अंतर को हम स्टॉक में परिवर्तन कहते हैं। अब है बच्चों मध्यवर्ती उपभोग। बच्चों मध्यवर्ती उपभोग उन्हें कहते हैं जो कि गैर कारक आगतों के मूल्य से है। ये वे सभी आगतें हैं जैसे जो भी उत्पादन भूमि उसके आगत हैं, उत्पादन के भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी, इनके अलावा उत्पादन प्रक्रिया के दौरान जो भी चीज़ों का प्रयोग होता है जैसे कच्चे माल का हुआ, यातायात के साधनों का हुआ, इन सब चीज़ों का जो भी मूल्य शामिल किया जाता है उसे क्या कहते हैं? मध्यवर्ती उपभोग।
अर्थव्यवस्था की विभिन्न इकाइयों को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में विभाजित करना एक मानक व्यवहार है। बच्चों, संपूर्ण अर्थव्यवस्था को 3 भागों में विभाजित किया गया है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आपका कृषि और कृषि से संबंधित उद्योग धंधे आते हैं और द्वितीय क्षेत्र में उद्योग धंधे आते हैं और तृतीय क्षेत्र में बैंकिंग और सेवा क्षेत्र आता है। तो ये इन 3 भागों में संपूर्ण अर्थव्यवस्था को बांटा गया है और उसी के आधार पर जिस क्षेत्र में जो विधि ज़्यादा सही आंकड़े उपलब्ध कराती है उस विधि का प्रयोग किया जाता है। बच्चों, उत्पाद विधि या मूल्य विधि का प्रयोग करते समय हमें किन किन सावधानियों को रखना चाहिए जिससे कि जो भी आंकड़े आएँ वो सही हों और विश्वसनीय हों। तो मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को मूल्य वृद्धि में शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य अंतिम वस्तुओं के मूल्य में शामिल होता है कि जो वस्तुएं जो अंतिम बनती हैं उन वस्तुओं के मूल्य के निर्धारण के समय मध्यवर्ती मूल्य को उसमें शामिल किया जाता है, इसलिए इनके मूल्य को उसमें शामिल नहीं किया जाता है। फिर है, जिन मकानों में मालिक खुद रह रहे हैं और उन आरोपित किराया शामिल किया जाता है, क्योंकि सभी मकानों का किराया मूल्य होता है। जिसमें हम रह रहे हैं, हमें कोई किराया नहीं देना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी उसके मूल्य को उसमें शामिल किया जाता है, चाहे उसमें हम अपने ही मकान में क्यों ना रह रहे हैं, क्योंकि वो अगर हमारे पास अपना मकान नहीं होता, हम कहीं अन्यत्र रह रहे होते तो हमें उसका मूल्य चुकाना पड़ता है, तो उसी मूल्य को उसमें शामिल किया जाता है। स्व उपभोग सेवाओं को मूल्य वृद्धि में शामिल नहीं किया जाता कि जो वस्तुओं का प्रयोग हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं उत्पादन क्षेत्र में, उन सब चीज़ों का मूल्य उसमें शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि इसमें बाजार मूल्य का अनुमान लगाना कठिन हो जाता है। फिर है, सरकारी क्षेत्र में मूल्य वृद्धि केवल कर्मचारियों के पारिश्रमिक के बराबर होती है। इसका कारण यह है कि सरकारी क्षेत्र में लगान तथा ब्याज संबंधी आंकड़े नहीं होते। सरकारी क्षेत्र में लाभ उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि जो कुछ उत्पादन किया जाता है वह सामूहिक उपभोग के लिए होता है तथा उसकी बाजार में बिक्री नहीं की जाती। फिर है, पुरानी वस्तुओं के व्यापारी की दलाली या कमीशन को मूल्य वृद्धि और सकल घरेलू उत्पाद में शामिल किया जाता है, क्योंकि कमीशन या दलाली से प्राप्त राशि एजेंटों की सेवाओं का पुरस्कार होती है। फिर स्वयं इकाइयों द्वारा किए गए लेखा उत्पादन को मूल्य वृद्धि में शामिल किया जाता है, क्योंकि समस्त स्वयं उपभोग वस्तुएं भी उसी प्रकार की होती हैं जिस प्रकार की बाजार में बिक्री के लिए उत्पादित वस्तुएं होती हैं। फिर स्व उपभोग के लिए उत्पादन का आरोपित मूल्य शामिल किया जाता है, क्योंकि ये वस्तुएं उसी प्रकार की होती हैं जिस प्रकार की बाजार में बेची जाने वाली वस्तुएं होती हैं। जैसे खेती करने वाला परिवार स्वयं गेहूं का उत्पादन करना तथा उत्पादन भी करता है और उसका उपभोग भी करता है। तो ऐसी स्थिति में इन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए कि किसी भी वस्तु की उत्पादन की गणना 2 बार न हो जाए, जिससे कि जो आंकड़े आए वो गलत हों। दोहरी गणना की जो समस्या है वो है और इसमें रहती है, इसलिए बहुत ही ध्यानपूर्वक उत्पादन विधि का प्रयोग राष्ट्रीय आय की गणना के समय करना चाहिए। दोहरी गणना से बचने के कुछ उपाय हैं बच्चों कि हम किस सावधानियों को रखें और कैसे हम इनसे बच सकें। अंतिम उत्पाद विधि का प्रयोग करना चाहिए और मूल्य वृद्धि विधि। इन दोहरी गणना से बचने के लिए हमें अंतिम गणना विधि और मूल्य वृद्धि विधि, इन दोनों को उसमें कि इस विधि के अनुसार जीडीपी का अनुमान लगाने के लिए केवल अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं को लिया जाना चाहिए। मध्यवर्ती वस्तुओं को इसमें
में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। केवल जो अंतिम वस्तु का मतलब होता है पूर्ण रूप से बनी हुई वस्तु जो मार्केट में बिकने के लिए पूर्ण रूप से तैयार होती है, उसे हम अंतिम उत्पाद विधि कहते हैं। और जो वस्तुएं मध्यवर्ती उस वस्तु को बनाने के लिए प्रयुक्त की जाती हैं उन्हें हम मध्यवर्ती, जैसे बच्चों कपड़ा बनाने के लिए कपास का प्रयोग होता है, कपास से धागा बनता है, तो ये सारी चीज़ें क्या, जो धागा है वो कैसा हो गया, मध्यवर्ती वस्तु हो गया, क्योंकि ये पूर्ण रूप से जो है मार्केट में बिकने के लिए तैयार नहीं है। इस धागे का प्रयोग कपड़ा बनाने में किया जाएगा, तो इसलिए जो अंतिम उपभोग वस्तु है, अंतिम उत्पाद है, वो क्या कहलाएगा, कपड़ा। फिर है मूल्य वृद्धि विधि। देश में प्रत्येक उत्पादक इकाई के उत्पादन के मूल्य तथा मध्यवर्ती उपभोग के मूल्य के बीच के अंतर को मूल्य वृद्धि कहा जाता है। देश की घरेलू सीमा के अंदर सभी उत्पादक इकाइयों द्वारा की गई मूल्य वृद्धि का कुल जोड़ घरेलू उत्पाद के बराबर होता है। मूल्य वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करने के लिए हमें दोहरी गणना से बच जाते हैं, क्योंकि हम मध्यवर्ती उपभोग के मूल्य का हिसाब नहीं करते हैं। तो ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका उत्पाद गणना विधि। कल हम आपको आय गणना विधि पढ़ाएंगे, उसे आप लोग अच्छे से पढ़िएगा।